हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। और जो है ये अधिगम टॉपिक से जो है सीटेट के में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लर्निंग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में जो है अधिगम से जो है 2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे, हर पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिगम जो है ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। अर्थात जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब से बच्चा सीखता रहता है और जब तक वो वृद्धावस्था हो जाती है, उसके बाद में जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है तब तक वो सीखता रहता है और मृत्यु पर्यंत तक, अंत तक मृत्यु जब होती है तब तक वो सीखता रहता है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है, मतलब कि जब उसके जीवन में एक से विपरीत परिस्थिति हो, चाहे जो है अनुकूल परिस्थिति हो, सारी परिस्थितियों से जो है कुछ ना कुछ सीखता है व्यक्ति या कोई भी बच्चा हो। ठीक है, और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अब चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति रही, उसने जो भी सीखा और फिर उसने उसे अपने व्यवहार में डाला तो अपने व्यवहार में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम। मान लीजिए सर्दी आई, तो सर्दी की जब आएगी तो सर्दी में या तो क्या करोगे कि या तो आप खुद जो है गर्म कपड़े पहन लो, या फिर क्या करो कि वातावरण को अपने अनुसार ढाल लो। मतलब कि या तो वातावरण को अपने अनुसार ढालो या फिर खुद वातावरण के अनुसार ढल जाओ। ठीक है, अब है अधिगम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये एक एक इम्पोर्टेंट लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात कि सीखना जो है अनुकूलन, एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। अनुकूलन है मतलब कि जब हम सीखते हैं तो ये हमारे अनुकूल होता जाता है, क्योंकि कोई विपरीत परिस्थिति है, हमने उससे कोई सीख ली तो वो क्या हो गई, फिर हमारे अनुकूल हो गई। ठीक है, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रोसेस है। ठीक है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब कि अधिगम को हम समाज में रह कर के भी सीखते हैं जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं वो समाज में रहकर करते हैं। ठीक है, सीखना जो है सार्वभौमिक है, यही नहीं कि हम ही सीखते हैं, हर कोई बच्चा हर कोई व्यक्ति सीखता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया कैसी है, यूनिवर्सल है। ठीक है, सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। जो अधिगम है वो एक जटिल प्रक्रिया भी है। कैसे है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आई या फिर कोई भी हम नई चीज़ सीखेंगे। अधिगम कब होगा, जब हम कोई नई चीज़ सीखेंगे, और जब कोई नई चीज़ सीखेंगे तो हमें कोई मुश्किल आएगी, इसमें कोई समस्या आएगी। तो कैसा है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस कैसे है, हम सीखते कैसे हैं, मस्तिष्क के थ्रू। मतलब कि हमारा मस्तिष्क जो है वो मानसिक प्रक्रिया करता है और उसी के द्वारा हम जो है सीखते हैं। ठीक है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लर्नर्स की एक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब कि जो सीखता है, जो अधिगम करता है, उसकी कैसी भूमिका होनी चाहिए, सक्रिय अधिगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, अधिगम एक रेखीय तरीके से नहीं होता। ये नहीं कि हमने इस तरीके से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो इस तरीके से एक सीधी रेखा की तरह सीख ली, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो कुछ इस तरीके से चलती है, स्पाइरल नुमा। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में गलतियाँ, त्रुटियाँ और भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन होना प्रासंगिक है। जब हम सीखते हैं तो कोई भी चीज़ हम जब सीखेंगे तो उसमें गलतियाँ होंगी या फिर त्रुटियाँ होंगी या फिर कोई ना कोई हमारे दिमाग में जो है भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। तो सीखने की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें होना जो है एक अधिगम का हिस्सा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, बच्चों द्वारा जो त्रुटियाँ होती हैं, बच्चों द्वारा होने वाली त्रुटियाँ वयस्कों और बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, क्वालिटेटिव डिफरेंस को बताती हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चे की सोच है और एक बड़े व्यक्ति की सोच है, तो दोनों की सोच में क्या आएगा, मात्रात्मक, गुणात्मक भिन्नता आएगी। दोनों सोचते एक तरीके से ही हैं लेकिन गुणात्मक रूप से वयस्क व्यक्ति क्या है, ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाता है। ठीक है,
अधिगम जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें अधिगमकर्ता के चिंतन प्रक्रिया को समझा जा सकता है। लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का भाग है अधिगम। मतलब कि जब कक्षा में टीचर पढ़ाता है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, और उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बच्चे सीखता है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, अधिगम होता है। और उस अधिगमकर्ता का क्या होता है, चिंतन प्रक्रिया। जो बच्चा है, जो लर्नर्स जो सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, उसकी चिंतन प्रक्रिया, माइंड को समझा जा सकता है। ठीक है। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसमें मतलब कि एक दूसरे बच्चे को एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए, और उससे क्या होगा, एक दूसरे का कौशल और ज्ञान का क्या होगा, अर्जन। ज्ञान जो अर्जित करेंगे वो उस पर अधिक ध्यान दिए होगा। ठीक है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग करना। मान लीजिए हम किसी भी समस्या पर या फिर कोई नई चीज़ जब हम सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो कोई हम उस अधिगम में समस्या आएगी, तो उस समस्या आई है तो उस समस्या को क्या करेंगे, हम निवारण करेंगे। तो अलग अलग तरीके अपनाएंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं या जिस भी चीज़ को हम सीख रहे हैं, जिसके बारे में हम अधिगम कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीक़ों से विचार करेंगे ताकि, और उसके जो समस्या है उसको समाधान करते हुए उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। मतलब अब अधिगम सार्थक और प्रभावशाली कब होगा, जब हम खुद मतलब खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद एक बच्चा जो है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उत्सुक हो, तो उस अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होगा। ठीक है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बेहतर है। क्यों है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है, खुद गतिविधियाँ करके जो है अधिगम ग्रहण करता है, सीखता है, तो वो सबसे अच्छा अधिगम माना जाएगा। ठीक है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भी भागीदारी महत्वपूर्ण है। सामाजिक अवसर हो गए जैसे कि मान लीजिए स्कूल में कोई डांस कंपटीशन है, या फिर जो कोई जो 15 अगस्त 26 जनवरी जो इस तरीके की जो पार्टिसिपेशन है जो होती हैं, आज़ादी का दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, तो ये सामाजिक अवसर हो गया है। इनमें भी जो है अधिगम जो है विद्यालय के सामाजिक अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनसे भी बहुत सारी जो है बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल है। अब एक सार्थक अधिगम मतलब अच्छा अधिगम, ताकि जो चीज़ बच्चा सीख रहा है उसमें कोई समस्या ना हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, एनालिसिस। मतलब कि उस समस्या को जो है टुकड़ों में तोड़ करके, अधिगम जो कर रहा है उसको टुकड़ों में तोड़ करके समझना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना चाहिए, और समस्या जो भी हो उसका समाधान भी करना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं सार्थक अधिगम में शामिल होनी चाहिए। ठीक है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। जब तक अधिगमकर्ता एक्टिव नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है अधिगम का। तो ठीक है, तो लर्नर्स का जो एक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। अधिगम जो है सक्रिय और सृजनात्मक होता है। मतलब कि कोई बच्चा निष्क्रिय बैठा हुआ है तो उसका अधिगम करना मुश्किल हो जाएगा। तो अधिगम के लिए सक्रिय और सृजनात्मक क्रिएटिव होना जरूरी है। ठीक है। अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है। मतलब कि एक टारगेट बना लिया हमने, एक छोटा बच्चा है उसको दे दिया हमने टारगेट कि 2 का पहाड़ा याद करना है तुम्हें, तो उसका टारगेट क्या हुआ, 2 का पहाड़ा याद करना। तो उद्देश्यपूर्ण होता है, हमने सिर्फ आज 2 का पहाड़ा सीखना है, तो ये टारगेट हो गया बच्चे का। तो बच्चा तभी सीखेगा जब टारगेट बना के देंगे उसे। ठीक है। अधिगम जो है वातावरण और क्रियाशीलता की वजह से होता है। मतलब वातावरण जो होता है उसमें भी सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है एक डीजे बज रहा है, बहुत तेज साउंड बज रहा है, तो आप वहाँ पर क्या अधिगम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अधिगम के लिए वातावरण की और क्रियाशीलता की ज़रूरत होती है। ठीक है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है। अधिगम जो है एक विकास की प्रक्रिया है, और सीखना जो है नया कार्य करना है। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखेंगे तो नया कार्य ही होगा हमारे लिए। तो अधिगम कैसा हो गया, नया कार्य करना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं।
देखिए पहला व्यक्ति जो आए थे वो आए थे जीन पियाजे, और जीन पियाजे ने अधिगम के जो प्रकार बताए हैं वो उसमें बताया पहला ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मतलब कि ज्ञान का ग्रहण करना, भावात्मक भावों को जो है कंट्रोल करना, भाव अपने जो भाव हैं उन पर नियंत्रित करना, संवेगों पर एक तरीके से, जैसे क्रोध, भय, प्यार। और क्रियात्मक का मतलब कि जो क्रिया करता है बच्चा, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार हो गए ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम के प्रकार। लेकिन वहीं दूसरे व्यक्ति आते हैं साइंटिस्ट डेविड आसुबेल के अनुसार। इन्होंने जो है 4 प्रकार बताए हैं अधिगम के। रटकर सीखना, मतलब कि एक तो बच्चा जो है रटकर सीख सकता है, लेकिन आजकल बच्चे को जो है रोट मेमोराइज नहीं करानी है, रोट लर्निंग नहीं करानी, मेमोराइज नहीं कराना है डेविड आसुबेल के अनुसार। लेकिन रटकर सीखना अधिगम का एक पहला प्रकार है। दूसरा है अर्थ ग्रहण करके सीखना, मतलब कोई भी चीज़ हो उसका अर्थ ग्रहण करवाना। जैसे कि एक घर और एक मकान में क्या अंतर है, ठीक है। मकान दोनों का अर्थ क्या हो गया। जो घर होता है उसमें क्या होता है, सदस्य रहते हैं, लेकिन जो मकान होता है उसमें क्या होता है, कोई भी परिवार का सदस्य नहीं रहता है, ठीक है। अधिग्रहण करके सीखना, अधिग्रहण मतलब कि अभी अर्थ ग्रहण करके सीखा है उसका एक स्टेप बढ़ करके है, ठीक है। अन्वेषणात्मक या फिर खोज करके सीखना, खुद ही जो खोज करके नए नए तरीके अपना करके खुद बच्चा खोज करे उसके आधार पर सीखना। ये डेविड आसुबेल ने 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। अब है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें अधिगम को प्रभावित करने वाला पहला कारक है स्टूडेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट से रिलेटेड मतलब कि जो विद्यार्थी है अगर उसमें कौन कौन सी कमी होंगी तो जो उसका अधिगम प्रभावित होगा, ठीक है। तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चे का भौतिक विकास, शारीरिक विकास नहीं हो। बच्चे का जो शारीरिक विकास अगर नहीं होगा तो बच्चे का अधिगम प्रभावित होगा, ठीक है। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का जो मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो नहीं होगा तो बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा, नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा। कहते हैं ना, एक पागल व्यक्ति जो होता है मंदबुद्धि हो जाता है। पागल कहना व्यक्ति कहते हैं जैसे गाँव में की भाषा में, लेकिन जो मंदबुद्धि व्यक्ति होता है उसको जो है अधिगम कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक जो विकास है वो अधिगम को प्रभावित करता है। इंटेलिजेंस लेवल या फिर मेंटल प्रोसेस, मान लीजिए किसी का IQ 140 है तो गिफ्टेड बच्चा है, उसको एक ही बार में समझाई किसी चीज़ को वो समझ गया तुरंत ही। लेकिन कोई बच्चा मंदबुद्धि है, बिल्कुल डल है, तो उसको कई बार उस चीज़ को समझाना पड़ेगा तब जाके वो सीखेगा। तो अधिगम को प्रभावित कर रहा है। रुचियाँ, इंटरेस्ट, अगर किसी की रुचि क्रिकेट खेलने में है और हमने उसको कबड्डी खेलने में भेज दिया तो वहाँ पर उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा, वो कबड्डी नहीं खेल पाएगा, ठीक है। मोटिवेशन लेवल, अगर कोई बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, बाह्य अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित है तो वो अधिगम को ग्रहण नहीं कर पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद से स्वयं मोटिवेटेड है, वो क्या करेगा, अधिगम को कर पाएगा। लेकिन जो दूसरे से बाह्य रूप से अभिप्रेरित है वो अधिगम नहीं कर पाएगा, तो वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। इमोशन, परिपक्वता और कल्चरल कंटेक्स्ट, सांस्कृतिक, तो यहाँ पर संवेगों पर कंट्रोल नहीं है तो भी अधिगम प्रभावित होगा। परिपक्वता नहीं आएगी तो भी अधिगम को प्रभावित करेगा। और सांस्कृतिक जो दृश्य हैं अगर वो भी समाज में नहीं कंप्लीट किए तो भी जो अधिगम प्रभावित होगा, ठीक है। दूसरा है टीचर से रिलेटेड। अब अगर टीचर में कौन कौन सी कमियां नहीं रहेंगी, कि कौन कौन सी कमियां होंगी जिससे कि बच्चे का अधिगम प्रभावित होगा। पहली बात सब्जेक्ट नॉलेज, अगर शिक्षक को जो भी टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है अगर उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, अधिगम प्रभावित होगा, ठीक है। दूसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस नॉलेज, मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता नॉलेज। अब हर बच्चा अलग अलग क्षेत्र से आता है, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग है, तो एक शिक्षक को जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो अधिगम प्रभावित होगा, ठीक है। गुड टीचिंग मेथड, अब शिक्षक के पास में अगर टीचिंग मेथड बढ़िया नहीं है, अच्छे नहीं है, तो भी अधिगम प्रभावित होगा। इसीलिए जो शिक्षक हैं आजकल जो है विद्यालयों में पढ़ाते समय एक से एक शिक्षक जो है मेथड, टीचिंग मेथड जो है वो उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। गुड पेडागोजिकल अप्रोच,
मतलब कि अगर अच्छी पेडागोजिकल अप्रोच नहीं होगी तो भी अधिगम प्रभावित होगा। एग्जाम्पल अच्छे नहीं दे पाएगा शिक्षक तो भी शिक्षक जो बच्चे का अधिगम प्रभावित होगा। अब अच्छे एग्जाम्पल मतलब कि दैनिक जीवन से जोड़ करके एग्जाम्पल देने, उदाहरण देने हैं, तो बच्चा जो है अच्छी तरीके से अधिगम कर पाएगा। ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अगर अब वातावरण अच्छा नहीं हो, वातावरण मतलब कि अब जैसे स्कूल हो गया, क्लास का वातावरण हो गया, या फिर जहाँ पर भी बच्चा है जो घर रहता है तो उसका वातावरण अच्छा नहीं हुआ तो भी बच्चे का अधिगम प्रभावित होगा। स्कूल और क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक और सकारात्मक, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव होना चाहिए। फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, अगर बैड होगा तो जो है अधिगम को प्रभावित करेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने अधिगम के टॉपिक जो है इसके हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं और टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़े हैं और इसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स अगली जो इस अधिगम टॉपिक का जो पार्ट बचा हुआ उसको हम सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।